हर हर महादेव। भगवान शिव की नगरी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। सहारा समय की टीम पहुंच चुकी है बनारस, भोले की नगरी काशी। जी हां, हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी है, विश्व धरोहर है। जितनी धार्मिक मान्यता है उसके साथ साथ राजनीतिक महत्व भी यहां का बहुत बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब यहां से ताल ठोकी थी तो मानिए कि वोटों की गंगा यमुना बह गई थी। सुनामी 2019 में भी देखने को मिली, 2017 में भी देखने को मिली। 2017 में अपने दर्शकों को बता दें कि 8 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन 2022 में क्या होने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम जानने के लिए काशी की जनता के बीच में मौजूद हैं। साथ ही जनता के सवालों का सामना करने के लिए यहां के तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले काशी की जनता को फ्रेम पर, स्क्रीन पर आने का हक है, क्योंकि इन्हीं की आवाज को बुलंद करने के लिए सारा समय की टीम काशी पहुंच चुकी है। जनता जनार्दन का जोरदार स्वागत तालियों के साथ किया जाए। खुद का स्वागत करे जनता। इसके साथ ही अब मैं अपने पार्टियों के प्रवक्ताओं से रूबरू सबको करा देती हूं। बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए अभिनव पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी का भी जोरदार स्वागत। सोनू सोनकर जी, सत्यप्रकाश इनका पूरा नाम है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। सत्यप्रकाश जी का भी जोरदार स्वागत किया जाए। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। रिजवान जी बीएसपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। रिजवान जी का भी जोरदार स्वागत। कमलाकर त्रिपाठी जी वरिष्ठ हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस के, जोरदार स्वागत कमलाकर जी का। चूंकि सत्ता पक्ष से ही हमारी शुरुआत होगी और जाहिर तौर पर अभिनव पांडे जी 2017 में काशी ने दिल लुटाया है आप पर। ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं जो आपको विश्वास है कि एक बार फिर भगवा रंग यहां पर दिखाई देने वाला है? देखिए, मोदी जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास था। उसी मूल मंत्र के साथ, विकास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2022 में 300 से ज्यादा सीटें हैं फिर हम जीतने जा रहे हैं और बनारस की 8 विधानसभा सीटें हैं। हम पुरजोर तरीके से पिछले बार से ज्यादा अंतर से जीतेंगे। ये दावा तो आप कर, आपने करा क्या? विश्वास कैसे करे जनता? देखिए, जहां तक काशी की बात है तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम ऐसे ऐसे बरसों से लटके प्रोजेक्ट थे जो सपा के समय थे, बसपा के समय के थे, वो पूरे हुए। काशी में एम्स बना, काशी में झूठ बोल रहे हैं। नहीं सुनिए, विश्वविद्यालय को एम्स का दर्जा दिया गया। काशी विश्वविद्यालय में झूठ मत, तमाम कैंसर, 2 कैंसर हॉस्पिटल बने, गंगा साफ हुई। काउंटर क्वेश्चन का जवाब भी मिलेगा, काउंटर क्वेश्चन करने का आपको मौका भी मिलेगा। पहले ओपनिंग स्टेटमेंट सबका यहां पर ले लेते हैं। ठीक है सर। अब सोनू जी, सत्यप्रकाश जी, 2014 आपने देख लिया, 2019 आपने देख लिया, 2017 आपने देख लिया है। जब से काशी ने मोदी को अपनाया, प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को अपनाया, तब से मान लीजिए कि आपके लिए यहां पर जगह ही नहीं बची। मान रहे हैं 2022 में भी मुश्किल होगी? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अभी आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा क्या है। जरूरी बात यह है कि मुद्दों पे वो क्या बात करते हैं। इन्होंने किस बात की बात की? धर्म जाति की बात की कि हमने मंदिर बनाया। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, योगी जी के चेहरे पर लड़ने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी का तो कोई ये चुनाव है नहीं। तो पहले तय करे भारतीय जनता पार्टी कि ये चुनाव असलियत में है किसका। अब बात रही जमीनी मुद्दों की, तो उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने ये संसदीय क्षेत्र तो प्रधानमंत्री मोदी का है ना। नहीं, तो कामों को कंफ्यूजन तो ये, इसी बात का तो कंफ्यूजन है कि उत्तर प्रदेश की जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है। मोदी जी के चेहरे को आगे कर रहे हैं। भाई ये संसदीय क्षेत्र है, इस बार तो चेहरा मिल गया, बीजेपी की तरफ से मिल गया ना सीएम। पिछली बार तो योगी जी नहीं थे, इस बार योगी के नाम पर वोट दिया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह कह के गए हैं योगी प्लस यूपी बहुत उपयोगी। कंफ्यूज मत होइए और सवाल एक धरे पे होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत उपयोगी गृह मंत्री कहते गए। आप चेहरे की बात कर रहे तो मिला ना चेहरा। उत्तर प्रदेश के योगी जी कितने उपयोगी हैं इस बात को तय करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश को 5 साल में क्या मिला, इस बात पे पहले सवाल उठना चाहिए। क्या आपने बनारस में कौन सा उद्योग धंधे लगा दिए? आपने बनारस में कौन से आईटी कॉलेज दे दिए? आपने बनारस को किन रोजगार के माध्यम से जनता को फायदा पहुंचा? इस पे बात होनी चाहिए ना। सरकार किस लिए आती है? मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जनता आम आदमी के लिए क्या करती है? मंदिर बनाया आपने, आपके एजेंडे में था, लेकिन उत्तर प्रदेश के आम आदमी को, आम आदमी के जेब में क्या गया? उन नौजवानों के जेब में क्या गया जो पढ़ लिख करके आज बेरोजगार घूम रहे हैं? उन
गरीब महिलाओं के पास क्या गया ठीक जो है, बेरोजगारी ठीक है। और कोरोना महिलाएं काल भी में है हमारे साथ, दम तोड़ महिलाएं भी रही है, उनसे भी पूछेंगे, उद्योग जगत से भी और लोग मुद्दे आए से हैं, मैडम, मैं आपको पूछेंगे। बार-बार कह रहा हूं, बिल्कुल मुद्दे सर। से भटकिए अरे मत। सर, मुझे मत बताइए कि मुझे सवाल क्या करना है, आप अपना जवाब तैयार रखिए। हमारे पास यहाँ पर सारे बीएसपी की सवालों तरफ के से जवाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिजवान जी अपनी बात रखने के लिए। मैं पूरा बनारस सुबह से घूम रही हूँ, लोगों से बातचीत भी कर रही हूँ, घाट घाट भी जा रही हूँ, लेकिन यहाँ कहीं भी पोस्टर बैनर बीएसपी का नहीं दिख रहा है। क्या माना जाए कि लड़ने से पहले ही आप लोग हार मान चुके हैं क्या? मैम, ये तो आपने देखा कि 2007 में भी लोगों ने हमें बहुत पीछे ढकेल दिया था। ये कहा गया था कि बीएसपी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है, लेकिन 2007 में हमने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई बहन जी के नेतृत्व में। तो 2004 में 14 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ? 2014 2019 वो एक समय की बात होती है। हमने 2007 में आप तमाम मीडिया के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को काफी पीछे बताया था, लेकिन 2007 में आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार सर, आज की बात करें ना। जनता ने चुन के भेजी। मैम पहले सर, आपको अपने पे विश्वास भी नहीं रहा। मैं आपको बता, आप लोग बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 2019 में कम से कम 10 सीट ले आते हैं, इससे पहले तो शून्य तक रह गए थे। एक पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, कैडर है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, वो एक कैडराइज कार्यकर्ता है। हर बूथ पे हर सेक्टरों में हमारे गठन हमारे एक टीम वर्क काम कर रही है, और हर जगह पोस्टर और बैनर से चुनाव नहीं होते हैं। ठीक। बूथ पे चुनाव लड़े जाते हैं, सिपाही चुनाव लड़ता है। बीएसपी का हर एक सिपाही चुनाव लड़ने को तैयार है। ठीक है। हमारे साथ चूंकि कांग्रेस की तरफ से भी कमलकार जी हैं, आपसे यही कमलाकर जी हैं। कमलाकर जी, मुझे ये बताइए, चूंकि अभी हमने राहुल गांधी का एक बयान देखा हिंदुत्व को लेकर, उन्होंने कहा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी को मारा था। राहुल गांधी हिंदुत्व में ही उलझे रहेंगे, उससे आगे भी निकलेंगे? क्यों सेल्फ गोल बार बार कर लेते हैं? ये कोई सेल्फ गोल नहीं है। उन्होंने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर यह बयान दिया था, उनका इशारा यह था कि जो लोग गोडसे के फॉलोअर हैं, वो उनको भी महात्मा गांधी की समाधि पर नतमस्तक होना पड़ता है। गोडसे के राम और गांधी के राम में इस देश को डिफरेंस करना सीखना पड़ेगा। और जहां तक यहां के चुनाव की बात है मनु जी, ये पूरा हिंदुत्व पे सवाल है, पहले वो पूरा कर लीजिए। आप मुझे बताइए, मात्र से क्या होता है? मात्र से किससे? मात्र से मातृत्व। तो हिंदू से हिंदुत्व नहीं हुआ तो सर क्या हुआ? आप सारे हिंदुत्ववादियों को नफरत फैलाने वाले कह देंगे तो क्या काशी की जनता इस पे विश्वास कर सकती है? नहीं, इस पे जवाब ले लीजिए। धर्म कौन सा है? धर्म सनातन धर्म है, और जो सनातन धर्म है वो सनातन परंपरा में कभी भी हिंसा का हिंदू धर्म की कोई चीज ही नहीं है। लीजिए, हिंदू धर्म को ही नकार दिया, आप जवाब दीजिए। अब देखिए, ये बता दें मुझे, धर्म की व्याख्या कर दें। मैं तो बोल रहा हूं सनातन धर्म है, और सनातन धर्म मतलब कि आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं? हिंदू धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है, धर्म सनातन है। और जो आप हिंदुत्व लेकर आप विवेकानंद की जो माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो हिंसा का, उसमें कहीं स्थान ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं सर्वधर्म समभाव को लेकर सवाल कांग्रेस लगातार उठाती रहती है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमेशा कांग्रेस और सपा भाजपा के ऊपर एक आरोप लगाती है कि भाजपा धर्म को और जाति को लेकर आती है हमेशा चुनाव में। लेकिन आज हमारे दो भाई, एक समाजवादी पार्टी के भाई, इनके नेता क्या करते हैं, चुनाव के मध्य में लेके आते हैं जिन्ना जी को। नाम किसने लाया? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लाया। अभी हमारे बड़े भाई कमलाकर भाई साहब ने भी अभी क्या कहा, राहुल गांधी जी को डिफेंड कर रहे हैं। हिंदुत्व का मुद्दा किसने लाया? 80-20 की बात कौन कर रहा है? 80-20 की बात कौन कर रहा है? हम आपके बीच में पाकिस्तान हमारे बड़े भाई, हम आपके बीच में नहीं बोले, हमको बोलने दिया जाए। 20 में वही लोग हैं। आज राहुल गांधी जी हिंदुत्व को लेकर आए बीच में, बांटने वाले, और आरोप लगता है हमेशा बीजेपी ऊपर। आप ये बताइए, हिंदुत्ववादी को आप आईएस से तुलना कर देते हैं, आप बीजेपी पे तो धर्म की राजनीति का आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर आपके सलमान खुर्शीद हिंदुत्ववाद को लेकर बड़ा क्वेश्चन लगाते हुए आतंकवादी संगठन से कंपेयर कर देते हैं, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि कोई भी हिंदू या हिंदुत्ववादी सवाल ना करे। मनु जी, जब भी कोई व्यक्ति धर्म का लबादा ओढ़ करके मॉब लिंचिंग करेगा, जब भी कोई व्यक्ति धर्म का लबादा ओढ़ करके हिंसा करेगा,
महात्मा गांधी जैसे धार्मिक व्यक्ति की हिंसा से, अहिंसक व्यक्ति की हिंसा से जो है वो आपने हत्या की, उसको आप किस चीज से कंपेयर करेंगे? क्या आप उसको जो है वो बहुत धार्मिक व्यक्ति से? अरे तो सारे हिंदुत्ववादियों को आप एक ही तराजू में तोल देंगे क्या सर? सभी गौर से है क्या? सारे हिंदुत्ववादियों के लिए कहा ही नहीं गया है। आप ट्वीट करिए, आप ट्वीट पढ़िए ना राहुल गांधी का, एक मिनट। आप ट्वीट पढ़िए। अपराधियों का कोई धर्म होता है? आतंकवादियों का कोई धर्म होता है? कोई किसी का कोई धर्म नहीं होता इस तरह के। ये गलत बात है फिर। तो ये बोलिए ना, ये बोलिए कि गौ से गलत ठीक था। है, काशी की जनता है। सवाल हाँ। मैं बीजेपी से बहुत अदब के साथ एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये धर्म की राजनीति कब तक होगी? जो मेन मुद्दे हैं उस पर क्यों नहीं बात होती? अगर आपने वाकई विकास किया है पूरे यूपी में, ऑल इंडिया में, तो आप उस विकास की बात कीजिए, मेन मुद्दों की बात कीजिए। आज भूखमरी के कगार पे ऐसे सारे लोग आ चुके हैं, बड़े से लेके गरीब तो खैर मर ही रहे हैं। मेरा कहना एक ये है कि जब पेट की आग जलेगी ना, पेट एक ऐसी चीज है मैम कि वो सारी नफरतों को हटा के किनारे कर देती है। एक शेर मैं सुनाना चाहता हूं कि भूख जालिम है इस कदर लोगों कि ममता से खिराज लेती है और एक औरत जिगर के टुकड़े को चंद सिक्कों में बेच देती है। आप ये बात जान लीजिए कि ये सारी चीजें। सवाल राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, मंदिर मस्जिद अपनी जगह, लेकिन आप महंगाई तो नहीं देख रहे, आप बुनियादी मुद्दों पर तो बात नहीं कर रहे। बिल्कुल कर रहा है। भाई साहब को जानकारी दे दूं कि हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 80 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन दे रही है, हर 5 तारीख को, हर 20 तारीख को। और आज ये धर्म के ऐसा नहीं होता कि हिंदू धर्म है कि इसको दो, मुसलमान है तो दो, मत दो। दाल कितने रुपए की हो गई है पूछिएगा। महंगाई, अच्छा ये बताइए महंगाई मुद्दा है कि नहीं? ठीक है, महंगाई मुद्दा है कि नहीं? देखिए बहुत सारी जनता की तरफ से सवाल आ रहा है। महंगाई की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ। ये बताइए जिस दर से 2014 से पहले महंगाई बढ़ा करती थी, 2014 के बाद उसी दर से महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल 2014 से पहले 200 रुपए लीटर कच्चा तेल हो जाएगा सर, क्या आम इंसान खाएगा और बनाएगा और क्या बचाएगा? 60-65 रुपए किलो सरसों है। हाँ। किस रेट में आपको सरसों तेल मिलना चाहिए? अरे सर जनता से बात कर लेते हैं, 200 लीटर पर क्या ये सही है तरीका? बताइए महंगाई कौन सी सरकार ऐसी है जो महंगाई रोक सकती है? हाँ। जो कम कर दे। इसके पहले भाजपा अटल जी ने शासन छोड़ा था तो तेल का रेट देख लीजिए, फिर मनमोहन जी आए तब तेल का रेट देख लीजिए, मोदी जी आए तब पेट्रोल तेल का रेट देख लीजिए। इंक्रीज होनी है महंगाई। महंगाई को कोई नहीं रोक सकता, कोई सरकार नहीं रोक सकती। महंगाई की बातों करके जनता को गुमराह करने की बात न करे कोई। अच्छा महंगाई आपके लिए नहीं है? महंगाई है लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारी भी इच्छाएं बढ़ रही हैं, हर की इच्छाएं हैं। सैलरी तो सरकार का क्या काम है? महंगाई अगर रोक नहीं सकता तो सरकार का काम क्या है? सवाल ये है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आम आदमी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आम आदमी का जो सरकारों के प्रति जो जवाबदेही है उसमें सवाल क्या है? आम आदमी को क्या मिला इस सरकार में? आज घरेलू गैस 1000 रुपए, जब 350 से 550 रुपए तक था, भाजपा हाय धो ऐसे कहती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो करो कांग्रेस सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा सबको याद होगा, 2014 में गूंजा था। लेकिन क्या महंगाई नहीं है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? जिस दर से महंगाई 2014 के पहले बढ़ती थी, 2014 के बाद नहीं, मैं पूछना चाहता हूं ना, इनसे पूछिए कि आज 1000 रुपए सिलेंडर है, कौन सा महंगाई का पैमाना तय हो गया कि 550 रुपए, 450 रुपए का? कौन सा सब्सिडी? 23 रुपए, 1 रुपए, ये सब्सिडी आई है इनके सरकार में। इनसे पूछिए, आम आदमी आज मर रहा है, फांसी लगा रहा है। ठीक है, जनता के सवाल आप बताइए मैडम। ठीक है सर, आपका हो गया। हाँ जी, मैं प्रमोद नाजी। निश्चित तौर पर मैं देखिए पेट के लिए आया हूं, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है हमने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था कि हमारे नाव में भी तोप लग गया। मोदी जी जितनी बार बनारस आते हैं, हमारे नाव को ही बनारस से पलायन कर दिया जाता है। तो आखिर हम अल्लाह लोग करें तो क्या करें? एक तरफ मोदी जी कहते हैं जो काम करेगा उसको उसके काम का मुआवजा मिलेगा, लेकिन हमारे नाव को 2-2 दिन 3-3 दिन उठा के ले जाके बनारस से बाहर कर दिया जाता है।
आपदा में नहीं आता है, मोदी जी की सुरक्षा में आता है। और हमको लगता है कि हमारे नाव में तोप लगा हुआ जो मोदी जी को सिर्फ मार देगा। इसके लिए हमारे नाव को हमेशा जितनी बार इनके लोग आते हैं उतनी बार हमारे नाव को बनारस से पलायन किया ठीक है, बीजेपी जवाब दीजिए मांझी और नाविक का ये सवाल कि देखिए ये संस्कृति है हमारी और किस तरीके से यहाँ पर लोग जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो सैर सपाटा भी करते हैं। वो कह रहे हैं कि पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया कोई बीजेपी। पलायन नहीं होता। मोदी जी आते हैं 2-3 दिन के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, ऐसी वो प्रशासन चीजें करता है। आज नाविकों को निषाद समाज के लोगों को नहीं, वो घटना कोई नहीं बोला, वो वीडियो सर्कुलेट हुआ था सर। कितने लोगों का रोजगार बढ़ा हुआ है बनारस पर्यटन की दृष्टि से। बनारस की दृष्टि, बनारस में पर्यटन ना उसके बाद पूछिए। ठीक है, रोजगार की बात आई है, रोजगार की बात आई है। चूंकि उद्योग जगत से भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद बने हैं और चूंकि हिंदुत्व पे बहुत जोर रहा, धर्म नगरी पर नो डाउट बहुत जोर रहा है, चाहे मोदी सरकार हो योगी सरकार हो, क्या उससे इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हुआ? मैम बहुत एकदम स्पष्टता से आपको मैं बताऊं, हम एमएसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और देश की 30% जीडीपी हमारे सेक्टर से जाती है। लगभग 50% एक्सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर करता है और इस 2 साल के कोविड में एमएसएमई सेक्टर अगर जिंदा है और वो चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से। सरकार ने कोविड के टाइम में जब जब प्रोत्साहन की जरूरत पड़ी है तब तक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है, इसी वजह से हम आज जिंदा हैं। नहीं तो जो कोविड का टाइम था एक भी उद्योग यहाँ जिंदा नहीं रहता। लीजिए, आप सवाल कर रहे थे, जनता ने जवाब दे दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि 20 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया था। यहाँ पूछ लीजिए, हाथ उठवा लीजिए, किसको कितना मिला होगा, अभी जवाब आएगा। एमएसएमई सेक्टर से आ रहे हैं जवाब सर, और कौन सा जवाब है? एमएसएमई सेक्टर ठीक है, मेरी बात आपने समझ ली ना। मैं कह रहा हूँ 20 लाख करोड़ आम आदमी की सुविधाओं के लिए। चलिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली की थी और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी आ जाती है, सुनिए सर, समाजवादी पार्टी, आप ही से सवाल है सर, सुनिए सवाल, समाजवादी पार्टी आ जाती है तो फिर से माफिया राज आ जाएगा। उस वक्त में माफिया राज था, अब कानून का राज है। जवाब दीजिए। कौन कहता है? ये सवाल हो सकते हैं। आप मुझे बताइए, हाथरस की बेटी जिसको रात में 1:30 बजे पुलिस सुरक्षा में दुनिया के सामने बर्बरता जलाया गया, तो वो आज आप क्या कर रहे हो? वो कानपुर में कानपुर में जो व्यापारी की हत्या हुई, कौन पूछेगा सवाल? उसका जवाब कौन देगा? उसकी सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं क्या वाकई महिलाएं सुरक्षित हैं अब इस माहौल में? बिल्कुल, महिलाएं योगी सरकार में बिल्कुल सुरक्षित है। पहले की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी और अभी की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है बनारस में। और भी मैं एक स्टूडेंट हूँ और हमारे शिक्षा को लेके भी मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। 59+ मेडिकल कॉलेजेस खोले गए। मैं एक BMS स्टूडेंट हूँ और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा केंद्र भी खुले हैं। शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। ठीक है, आपके क्या मुद्दे हैं, आप बताइए। हमारे मुद्दे यही हैं कि योगी चाहे मोदी सरकार ने ये संस्कृति का तो बहुत विकास किया है। यहाँ पे मंदिरों का जो कई से ऐसे मंदिर थे जो कि प्रकाशित नहीं होते थे, काश्याम प्रकाशित इति प्रकाश, जिसको मोदी योगी की जोड़ी ने प्रकाशित कर दिया। अब हमारा ये है कि अब इस यहाँ पर संस्कृत के विद्यार्थी लोग बहुत आते हैं, इसके प्रति भाजपा सरकार आगे क्या उसमें कार्रवाई करेगी? ठीक है, सरकार से आपकी उम्मीद को लेकर हम सवाल करेंगे, आप पूछिए। मैडम, हम तो सारे प्रवक्ता लोग पार्टी के बोल चुके हैं। अब भाई तहजीब की नगरी है काशी, ये नजीर की नगरी काशी है, कबीर की नगरी काशी है। हम यहाँ बैठे लोगों से पूछना चाहते हैं, जो इस समय चुनाव वर्तमान समय में हो रहा है, हिंदू है यहाँ कितने, मुसलमान है कितने, और कितने ही धर्म, कितने ईमान है कितने, और मजहब के परस्तारों जरा गिन के बताना कि इंसान की दुनिया में इंसान है कितने। ये 5 सवाल पर आ जाइए सर। सवाल पर यही हम सवाल पर आ रहे हैं कि इस समय जो चुनाव हो रहा है सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांट के आपस में, अब आप कौन कर रहा है? कौन भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर। आप देखिए यहाँ बहादुर जफर की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बहादुर जफर की मूर्ति थी, मोदी जी कभी वहां नहीं आते। बनारस में वीर अब्दुल हमीद की मूर्ति लगी है, वहां कभी नहीं आते। मुसलमानों को इस बात का बहुत अफसोस है कि आपने विकास किया, गंगा का सफाई के नाम पर आप आए, गंगा का आपने कोई काम नहीं किया। आपने
एक तरीके से राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम वो कोर्ट कहते हैं हज के लिए हमने सब्सिडी दी, वो कहते हैं कि महिलाओं को हमने जाने की सुरक्षा दी है हज के लिए। आप ये बताइए, यहाँ पर मुसलमानों की तरफ से, एक कम्युनिटी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है भेदभाव हो रहा है। कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। राशन बढ़ता है अगर तो ये पूछ के नहीं बढ़ता है कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। बिजली आती है 24 घंटे तो ये पूछ के नहीं आती है कि आप हिंदू का घर है कि मुसलमान का घर है। ये पूछ के नहीं पानी आता है कि मुसलमान का घर है कि हिंदू का घर है। अच्छी सड़कें बनती है, बाबतपुर 4 लेन बना, उस पे हिंदू मुसलमान सब चढ़ते हैं। अब आप विकास को हिंदू मुसलमान में बांटेंगे अगर, तो ये आपका अपना राजनीतिक चश्मा। ठीक है, ये तो लेकिन सच है ना कि आप धार्मिक नगरी पर हमेशा से जोर देते रहे हैं। आपने राम मंदिर का निर्माण किया, अयोध्या में, सर सवाल कर सुन लीजिए। उसके बाद आपने काशी कॉरिडोर बनाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बीच में मथुरा का भी जिक्र आप लोगों की तरफ से होने लगा है। सुनिए सर, उनसे सवाल नहीं मेरा सवाल आपसे, आप सुन लीजिए सवाल। मथुरा का आप जिक्र करने लगे हैं कि मथुरा की अब बारी है। मुझे बताइए कि मथुरा में अब सरकार की क्या सोच है, क्या करने जा रही है? क्या घोषणा पत्र में शामिल करेंगे आप मथुरा? अब ये घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, क्या होगा ये राम मंदिर आपने शामिल किया था घोषणा पत्र में। ब्रज क्षेत्र का विकास ऑलरेडी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है। पिछली सरकार में की तरह हम कब्रिस्तान का विकास नहीं करेंगे। हम अपनी सांस्कृतिक विरासतों का विकास करेंगे, हम अपने मंदिरों का विकास करेंगे। साथ ही मथुरा घोषणा पत्र में आ रहा है, निश्चित रूप से आएगा। चलिए आप मुझे बताइए, चूंकि आप हमेशा धर्म की राजनीति का आरोप बीजेपी पर लगाते रहते हैं। प्रियंका गांधी की आज तस्वीर आपने वीडियो पे देखी होगी सर, मुझे बताइए प्रियंका गांधी कालीबाड़ी मंदिर में गई थी। और उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर बात कर लीजिए मनु जी। आप जब भी बात कर रही है कांग्रेस को लेकर, आप हिंदुत्व की बात न करिए। यहां पर यह स्थिति हुई है, कैसी मशालें लेकर चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। काशी को क्योटो बनाने चले थे, काशी को क्योटो नहीं काशी नहीं रहने दिया। बनारस शहर में गिरजाघर गुदौलिया पर जो है 40 फुट का गड्ढा होता है, लोग हंसते हैं कि इसमें से बुलेट ट्रेन चलेगी। आप अभी इनके प्रवक्ता यहां झूठ बोल रहे थे कि एम्स लाने की मांग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी विकास हुआ है, DLW को बंद कर बेच दिया, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। अगर बीजेपी काम नहीं कर रही है तो फिर बीजेपी को जनता रिपीट क्यों कर रही है? बीजेपी को जनता रिपीट क्यों कर रही है सर? इसी तरह आप लोग 32 सालों से यहाँ नहीं है, आप विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहे सर? मुझे बताइए, लोगों को यहाँ के बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? UPA 1 UPA 2 10 साल हम रहे, क्यों रिपीट किया जनता ने? काम किया था इसीलिए किया। अटल जी क्यों चले गए? भी कुछ काम नहीं किया। कितने सालों से नहीं है यूपी में? कितने सालों से नहीं है मुझे बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भाजपा अभी कितने साल से? 5 ही साल से है ना। आप देख लीजिएगा, ये चुनाव कड़ुआ तेल पर होने जा रहा है, ये चुनाव कोविड की लाशों पर होने जा रहा है। माँ गंगा के दामन में जिस तरीके से जो है हिंदुओं की लाशें दफना दी गई, ये चुनाव उस पर होने जा रहा है, दुर्व्यवस्था पर होने जा रहा है। मनु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी नकारात्मक विचारधारा लेके चल रही है। इनको कहीं मोतियाबिंद का शिकार लोग हैं। विकास की और सुरक्षात्मक की नारी सम्मान आपको बाहर रखा गया। एक मिनट, चाहे नारी सम्मान की बात हो, चाहे राज्य का सम्मान हो, चाहे देश हित की भावना का सम्मान हो, चाहे हमारे किसानों का सम्मान हो, भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ कंधे के साथ। सर आपके पास मैं आऊंगी तो वो सर स्लिप ऑफ टंग था, आप इस तरीके से किसी को घेर नहीं सकते हैं। रिजवान जी, रविदास मंदिर भी यहाँ पर है और उसका भी रिनोवेशन यहाँ पर चल रहा है। पहले मैं नहीं, आप पहले मेरा सवाल करिए सर मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। रविदास मंदिर यहाँ पर है, उसका रिनोवेशन यहाँ पर चल रहा है। बीएसपी की सरकार रही थी सर, ये मौका आप लोगों को भी तो मिला था। क्या ये मान लिया जाए बीएसपी सक्रिय नहीं है, दलितों का एक बार फिर वोट बीजेपी की तरफ हो जाएगा? भैया मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि बीएसपी कौन कहता है कि सक्रिय नहीं है? बहुजन समाज पार्टी हमेशा सक्रिय है और सक्रिय रहेगी, क्योंकि हमसे डर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा, इसलिए वो ज्यादा जो है उनका कहना हो रहा है कि बीएसपी दलितों की पार्टी कहती है ना सर। मुझे बताइए, रविदास मंदिर का रिनोवेशन आपने क्यों नहीं कराया? रविदास मंदिर पर आपका ध्यान क्यों नहीं गया? रविदास मंदिर काशी में नहीं हुआ, बहुजन समाज पार्टी की ही देन है रविदास मंदिर।
आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो बहुजन समाज पार्टी का बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहुजन समाज पार्टी ने रविदास मंदिर, रविदास पार्क इसको प्राथमिकता दी। सर, रिनोवेशन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कराया गया है, सवाल इसको लेकर था। जनता, सर मैं आपके पास आऊंगी, जनता के पास मुझे जाना है एक एक करके। सवाल मैम, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, जो आपने जब विकास किया है, क्यों तब आप विकास की बात करिए, क्यों धर्म जाति की बात कर रहे हैं? समझे, आपके विधायकों को गांव से क्यों भगाया जाता है? आज गृह मंत्री को जरूरत पड़ रही है गांव जाके प्रचार करने की। ठीक है, आप सवाल करिए। मेरा तो सबसे पहले ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी के श्री कमलाकर जी ने हिंदुत्व की बड़ी अच्छी व्याख्या कर दी और मुझे लगता है कि जिस विश्वविद्यालय में राहुल गांधी जी पढ़े हैं शायद वहीं से वो भी पढ़ के आए हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, गोडसे की बात करते हैं। सवाल उनको ये इतिहास नहीं पता है कि गोडसे गांधी जी का बहुत बड़ा समर्थक था। सवाल जारी करिए ना सर। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि जब आप विकास की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो जो दंगा करने वाले और पलायन करवाने वाले जो लोग थे उनको आपने फिर से प्रत्याशी क्यों बना दिया? नाहिद हसन को लेकर सवाल आ गया समाजवादी पार्टी, जनता की तरफ से सवाल है। नहीं, जनता की सर आप ये कह रहे हैं माफियावादियों को और जो पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को होते हैं। तो संगीत सोम जी क्या है, इस पे भी तो सवाल पूछ लीजिए बार। नहीं मैडम सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुखिया अपने ऊपर खुद का मुकदमा वापस ले सकते हैं, तो आगे की बात कहाँ पे अटकी हुई है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का एक मुद्दा है, संगीत सोम को लेकर जवाब ले लेंगे। संगीत सोम के ऊपर जो भी मुकदमे थे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आपने अपने जवाब दीजिए, टाइम नहीं है मेरे पास, जनता के पास आना है। आपने अपने अपराधियों से मुकदमे हटाए हैं, आपने अपने अपराधियों से। ठीक है, जनता के पास जाती हूँ। सवाल रखिए, कहाँ लेके जाए? मैम, मैं डॉक्टर कम्युनिटी से आता हूँ, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, इंडियन डेंटल एसोसिएशन का संयुक्त सचिव हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से सरकार ने कोरोना काल में तरीके से जनता के लिए अपना पिटारा खोला, इतने बेड में क्या कम है? जनता को आखिर में क्या चाहिए? जनता से जैसे सवाल कीजिए आप। मैं सवाल किस चीज का करूँ? संतुष्ट हूँ। ठीक है, आप संतुष्ट है, ठीक है, आप पूछिए। अखिलेश जी ने पेंशन का वादा किया है, पुरानी पेंशन बहाल करने का, क्या वो पुरानी पेंशन अपनी पार्टी के या हमारे जैसे मिडिल क्लास के टैक्स से? बहुत अच्छा वादा किया है, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। वो कह रहे कहाँ से देंगे, कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमने 18 लाख लैपटॉप बांटने की बात की, बांटी, हमने एक्सप्रेसवे बनाने का बात किया, हमने किया। और ठीक है, जनता के पास जाना होगा। सवाल जी, हमारा सवाल भाजपा या कोई दल दे सकता है। ये कहते हैं कि हिंदुओं के लिए बनारस में मंदिर बना रहे हैं, बाबा का समान मंदिर बना रहे हैं, लेकिन कोरोना में मरने वाले हिंदू इसी घाट पे, बगल में हरिश्चंद्र घाट पे लेके दफनाए। सवाल मेरा यह है कि ये हिंदू है या हिंदुओं के बेस में कोई और है, ये मैं पूछना चाहता हूं। ठीक है, सवाल जल्दी से सवाल कीजिए। हमारा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी से कि महंगाई मेन मुद्दा है, महंगाई पे बात करें। ठीक है, महंगाई को लेकर सवाल हो चुका है, महंगाई को लेकर सवाल हो चुका है। आज सुबह सभा की तरफ से 5 सीटों का ऐलान हो गया है प्रत्याशियों का। आपको लगता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पहले आपके साथ थे, सहयोगी दल के साथ आपने क्लीन स्वीप यहां पर कर दिया था, अब ओम प्रकाश राजभर आपके साथ नहीं है, मुश्किल हो जाएगी अब बनारस के अंदर? कहीं कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। ये अवसरवादी लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं। इस बात को पूछेगा, आखिर क्यों अपने आप को धता समझ रहा है, इस बात को पूछेगा। ठीक है, नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं, जल्दी से जवाब दीजिए। ये अवसरवादी लोग हैं, आपका हो गया जिनका नाम लिया आपने, ये सारे अवसरवादी लोग हैं। इनकी बात मेरे पास वक्त इतना ही है। आखिरी सवाल हम ले लेते हैं, जल्दी से सवाल कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत दिनों से मैं चर्चा सुन रहा हूँ, कहते हैं कि वहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि 80-20 का चुनाव है। वास्तव में 80-20 का चुनाव है, क्योंकि 20% जो समाजवादी, जो गुंडे थे, जो व्यापारियों से हफ्ता लेते थे, रंगदारी मांगते थे डॉक्टरों से, और वो लोग बेरोजगार हो गए, और ये 80% विकास का चुनाव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता जनार्दन के साथ साथ तमाम प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही है। तमाम चुनावी खबरों के लिए देखते रहिए सहारा समय, सहारा प्रणाम।